हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भाषा और विचार, जो कि सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने बुद्धि का संप्रत्यय एंड हावर्ड का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको भी डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीटेड के लिए। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसको भी देख लें। एंड आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा को हम कंप्लीट समझेंगे, क्योंकि जो भाषा होती है इसका हमारी लाइफ में काफ़ी महत्व होता है। एंड जो भाषा है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के विचारों भावों को समझते हैं, और जो हमारा सामाजिक विकास है वो भी भाषा के माध्यम से ही होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि भाषा का विकास कैसे होता है एंड भाषा की कौन कौन से स्किल हैं, किस तरीके से एक बच्चा भाषा सीखता है और कैसे फिर वह भाषा के माध्यम से सोशलाइज होता है। तो बात अगर हम सबसे पहले भाषा की करें तो अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो भी हमारे विचार हैं, भाव हैं, उनको हम व्यक्त करते हैं। यानी कि दूसरे लोगों को अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए या अपने भावों को दूसरों को समझाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। इसके अलावा भाषा विकास की यदि हम बात करें तो इसकी 4 स्किल्स होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये 4 स्किल्स होती हैं भाषा विकास की। तो कोई भी बच्चा जब आता है जन्म लेने के बाद तो सबसे पहले वह सुनता है। सुनने के बाद फिर वह धीरे धीरे सुन करके लोगों को बोलना भी सीखता है। बोलने के बाद उसके बाद पढ़ना सीखता है और सबसे लास्ट में लिखना सीखता है। यानी कि जो लिखने की प्रक्रिया है हमारे भाषा विकास में वो सबसे कठिन प्रक्रिया होती है। उससे पहले ये जो तीनों हैं ये सरल प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि जो सबसे कठिन प्रक्रिया रहेगी वो लिखने वाली होती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी आपको याद रखनी है कि हम सुन करके या पढ़ करके किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं। यानी कि कोई चीज़ हमने सुनी तो हमने ग्रहण किया, सुन करके ग्रहण करेंगे या फिर पढ़ करके। तो सुनना और जो पढ़ना है ये ग्रहणात्मक होती हैं। एंड बोलना और लिखना, तो जब हमें कुछ व्यक्त करना होता है, कोई चीज़ व्यक्त करनी होती है तो बोल करके या फिर लिख करके व्यक्त करते हैं। तो ये होती हैं अभिव्यक्तात्मक, और सुनना और पढ़ना ये होती हैं ग्रहणात्मक। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं भाषा विकास के चरण। तो भाषा विकास की यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि एक जो बच्चा होता है, बच्चे का जो भाषा विकास है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते टाइम बच्चा क्या करता है, क्रंदन करता है। बच्चा रोता है, उसी को ही कहते हैं क्रंदन। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, थोड़ा सा 1.5-2 महीने का हो जाता है, तो वह बलबलाना यानी कि अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता रहता है। ऐसे आम आपा, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये बलबलाना होता है। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वह अपने हाव भाव भी व्यक्त करने लगता है, अपने हाव भाव का प्रदर्शन करता है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो वह हाव भाव के बारे में नहीं जानता, वह सिर्फ रोना जानता है। उसके बाद कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है। फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वह अपने हाव भाव भी व्यक्त करने लगता है। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वह अपने संवेगों को भी व्यक्त करने लगता है। जब लगभग 1.5 साल का हो जाता है, 1-1.5 साल का, तो संवेगों को भी व्यक्त करने लगता है। उससे पहले उसको संवेग के बारे में नहीं पता होता। एंड उसके बाद भाषा अवबोध। तो भाषा अवबोध से मतलब है कि जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो वह दूसरों की भाषा को समझता है। यानी कि जब उसके अंदर दूसरों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास होता है, उसे हम कहते हैं भाषा अवबोध। और फिर जब वह भाषा को समझने लगता है तो जब समझेगा तो फिर वह भी शब्दों का निर्माण करेगा। क्योंकि जब बच्चा सुन रहा है लोगों को बोलता हुआ और उसको समझ रहा है तो फिर वह बोलने का प्रयास करेगा। जब बच्चा बोलेगा तो वह भी शब्दों का निर्माण करेगा। जब शब्दों का निर्माण करने लगता है धीरे धीरे, फिर वह वाक्य संगठन करता है। यानी कि शब्द के बाद फिर वह वाक्यों को भी बोलने लगता है, छोटे छोटे वाक्य। और उसके बाद उचित उच्चारण करना सीखता है। और फिर लास्ट में स्वामित्व, यानी कि अब वह मतलब वाक्य संगठन करना सीख गया है, उनका उचित उच्चारण भी सीख चुका है। तो अब वह भाषा पर अपना स्वामित्व कर लेता है कि किस तरीके से उसको बोलना है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाषा विकास के चरण, कि किस तरीके से बच्चा पहले रोता है स्टार्टिंग में और धीरे धीरे फिर वह बोलने लगता है। तो यहाँ पर जो ये प्रथम 4 चरण हैं ये होते हैं बोलने की तैयारी, यानी कि इसे ही पूर्व वाक भाषा विकास भी कहते हैं। यानी बोलने की तैयारी से मतलब है कि यहाँ पर बच्चा अभी बोलना सीखता नहीं, बट वह बोलने की तैयारी में होता है। और ये जो बाद के चरण है इसे कहते हैं वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ से बच्चा भाषा को समझने लगता है और फिर धीरे धीरे वह बोलने लगता है। तो ये होती है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। और आगे बात कर लेते हैं भाषा के स्तर। तो भाषा के कौन कौन से स्तर हैं? तो भाषा के स्तर की यदि हम बात करें तो स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। तो सबसे पहले स्वनिम की बात करें तो स्वनिम जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, किंतु अर्थहीन होती है। मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे का, पा, मा इस तरीके से बोला तो ये ध्वनियाँ हैं भाषा की, बट इनका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें रूपिम की, तो रूपिम भाषा की सबसे छोटी इकाई किंतु सार्थक इकाई। यानी कि यहाँ पर ये कन्फ्यूज नहीं होना है, यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो स्वनिम होगी, यदि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो रूपिम होगी। यानी कि जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है ऐसा शब्द रूपिम कहलाता है। एंड वाक्य विन्यास, तो वाक्य विन्यास से मतलब है कि वाक्य की संरचना करना, अर्थात जो एक ऐसा वाक्य जिसमें जो कर्ता क्रिया कर्म है वो उचित स्थान पर होने चाहिए। क्योंकि जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसमें कर्ता क्रिया कर्म होता है, तो किस जगह पे कर्ता होना चाहिए, किस जगह पे क्रिया होनी चाहिए और किस जगह पे कर्म होना चाहिए, तो इसकी उचित संरचना वाक्य विन्यास कहलाती है। और अर्थ विन्यास से मतलब है कि एक जब वाक्य बोला जाए तो उसमें कर्ता क्रिया कर्म अपने स्थान पर होने के साथ साथ उन सभी शब्दों का अर्थपूर्ण, मतलब सभी शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए। मतलब जो भी शब्द उस वाक्य में हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए। तो अर्थपूर्ण होना अर्थ विन्यास कहलाता है और जो वाक्यों की संरचना है वो वाक्य विन्यास कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं भाषा सीखने की प्रविधियाँ। तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं फ्रेंड्स, आप लोग सुन करके लिख लेंगे। तो जो टेक्निक्स होती हैं, मतलब बच्चा भाषा कैसे सीखता है, किस किस के माध्यम से, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक बच्चा भाषा सीखता है या बच्चे का भाषा विकास होता है। तो सबसे पहले तो एक तो अनुकरण के माध्यम से भी बच्चा भाषा सीखता है। मतलब बच्चा लोगों को बोलते हुए सुनता है, उसके माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है, तो अनुकरण के माध्यम से। इसके अलावा कहानी सुनना, बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और उसके अलावा प्रश्नोत्तर के द्वारा, जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पर जो प्रश्नोत्तर वगैरह आपस में करना, मतलब बच्चा भी क्वेश्चन करता है या शिक्षक क्वेश्चन करता है, तो इसके माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है या उसका जो भाषाई विकास है वो होता है। साथ ही बातचीत के माध्यम से, और इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, तो इन सभी चीज़ों से एक बच्चे का भाषा विकास होता है। तो ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे बच्चा भाषा सीखता है। इसके बाद आगे अगर बात करें भाषा विकास के सिद्धांत की, तो सिद्धांत में हम देख लेते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, और अनुबंधन का सिद्धांत, स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक को समझ लेते हैं। तो यदि हम बात करें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, और जो अल्बर्ट बंडूरा थे ये कनाडा के निवासी थे, ये भी आपको याद रखना है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने बताया था कि जो एक बच्चा होता है वो लोगों का अनुकरण करके सीखता है। इस वजह से इनका जो सिद्धांत है इसे अनुकरण अधिगम का सिद्धांत भी कहलाता है। साथ ही जो एक बच्चा है वो किसी न किसी को आदर्श मान करके भी सीखता है, तो आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत भी इनका सिद्धांत कहलाता है। इसके अलावा इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था बोबोडॉल पर, और उस प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने बताया था कि जो एक बच्चा है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है और या फिर किसी को आदर्श मान करके सीखता है। तो इन्होंने बताया था कि कोई बच्चा किसी को आदर्श मानता है, यानी कि आप जिसको भी पसंद करेंगे या जिसके जैसा बनना चाहेंगे उसे आप आदर्श मानेंगे। आदर्श मानने के बाद आप उसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि आपको उसके जैसा ही बनना है, तो अवलोकन करेंगे कि वो किस तरीके से बातचीत करता है या किस तरीके से कैसा व्यवहार है किसी भी पर्सन का जिसे आप आदर्श मानते हैं। इसके बाद जब आप उसका अवलोकन करते हैं तो फिर उन सभी चीज़ों को आप अपने अंदर भी धारण करते हैं, आप वैसा ही करते हैं।
धारण करने के बाद सबलीकरण से मतलब है कि आप जब धारण करते हैं तो फिर आप वही प्रक्रियाएं बार बार दोहराते हैं। तो सबलीकरण से मतलब होता है कि उन्हीं प्रक्रियाओं को बार बार करना, क्योंकि आपको वैसा ही बनना है। एंड इसके अलावा निर्बलीकरण से यहाँ पर मतलब है कि भले ही आपने किसी को आदर्श मान करके कुछ सीखा है और आप उन प्रक्रियाओं को दोहरा रहे हैं, लेकिन अचानक ही यदि आपको ऐसा पता चल जाता है कि जिस भी व्यक्ति को आप आदर्श मान रहे थे वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, या जो उसकी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सही नहीं है, तो फिर आप उनका निर्बलीकरण भी करते हैं, यानी कि फिर आप उस रास्ते पर या उन चीज़ों को अपनाना भी छोड़ देते हैं। बट फ़िलहाल कोई भी जो सीखता है वो इस तरीके से सीखता है, ऐसा अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है। तो इनका जो सिद्धांत है ये अनुकरण अधिगम का सिद्धांत या फिर आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत भी कहलाता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं चॉम्स्की का भाषा विकास का जो सिद्धांत है। तो चॉम्स्की का कहना है कि जो भाषा होती है तो भाषा व्यवहार की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि जो भाषा की क्षमता है वो हमारे अंदर जन्म से ही होती है, जन्मजात होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाषा की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, बल्कि भाषा जन्मजात नहीं होती। मतलब यदि भाषा जन्मजात होती तो फिर हम सारी भाषाएं बोल रहे होते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हिंदी ही बोल पाते। तो भाषा की क्षमता जन्मजात नहीं होती, बल्कि भाषा जन्मजात नहीं होती, बल्कि जो भाषा बोलने की क्षमता है वो जन्मजात होती है। यानी कि हम जहाँ पर भी रहते हैं हम वैसी ही भाषा सीख जाते हैं, क्योंकि बोलने की जो क्षमता है या भाषा सीखने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर जन्म से ही पाई जाती है। तो ये इसी वजह से होता है कि जब हम अपने समाज में लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम भाषा को सीख जाते हैं। तो ऐसा इस वजह से ही होता है कि हमारे अंदर भाषा को सीखने की या भाषा को व्यवहार में लाने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर पाई जाती है। इसके अलावा भाषा के सामान्य सिद्धांत को समझना व सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करना। तो भाषा का जो सामान्य सिद्धांत होता है उसको समझना और सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करने की क्षमता भी होती है। यानी कि कोई जो अनपढ़ व्यक्ति है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक वह व्याकरण यानी कि किसी भी भाषा की ग्रामर नहीं सीखेगा तो भाषा नहीं बोल पाएगा, ऐसा नहीं है। वह भी भाषा का जो सामान्य सिद्धांत होता है या सामान्य जो भी व्याकरण है उसको वह आसानी से समझता है और बोलने लगता है। तो ये कहा है चॉम्स्की ने कि भाषा का जो भी सामान्य सिद्धांत है या जो भी सामान्य व्याकरण होता है उसको समझना और उसका निर्माण करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। एंड वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को भी समझने की क्षमता होती है। साथ ही भाषा का शुद्ध व सफल प्रयोग करने की क्षमता पाई जाती है प्रत्येक व्यक्ति में। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, और इन्होंने बताया कि जो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित सहचर बालक के शब्दों के अधिगम का आधार होता है। यानी कि बालक को जब भी कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उसको सिखाने के लिए उद्दीपक का सहारा लिया जाता है, और जब बच्चा सीखता है तो उस उद्दीपक के साथ उसका सहचर स्थापित करके बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि एक बच्चा छोटा होता है तो छोटा होता है बच्चा, तब वह कोई भी चीज़ जानता नहीं है। तो यदि आपको उसे कुछ भी सिखाना है तो नॉर्मली यदि आप बोलेंगे, मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उसे आपको गिलास भी सिखाना है तो बच्चा गिलास नहीं जानता। यदि आप गिलास बोलेंगे, बच्चा जानता ही नहीं है, तो बच्चा कुछ नहीं समझेगा। आप उसको दिखा करके बताइए कि ये गिलास है, फिर दोबारा जब वह सीख जाएगा तब उसके माइंड में इमेज उसका बन जाता है और वह सीख जाता है। तो बिना दिखाए कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं सिखाई जाती, यानी कि किसी भी उद्दीपक के साथ उसका सहचर स्थापित करके बच्चों को सिखाया जाता है। जैसा कि स्कूल में भी देखा होगा, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया जाता है छोटा आ से अनार, यानी कि वहाँ पर उसको अनार से जोड़ करके छोटा सिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों को सहचर स्थापित करके सिखाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं भाषा विकार की। तो भाषा विकार की यदि हम बात करें तो यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो वो ऐसा इस वजह से होता है कि जो भी उनके स्वर यंत्र हैं तो उन पर वह बच्चा नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, इस वजह से उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो भाषा दोष क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ध्वनि परिवर्तन, यानी कि वो सही से बोल नहीं पा रहा है, या फिर हकलाता है या तुतलाना, ये सभी भाषा विकार होते हैं। आगे बात कर लेते हैं चिंतन की। तो चिंतन की यदि हम बात करें
चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। ये मानव स्वभाव की सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य हमेशा ही कुछ न कुछ सोचता रहता है। ये मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया होती है, मतलब सामान्य सी प्रक्रिया है कि प्रत्येक मनुष्य हमेशा ही कुछ न कुछ सोचता रहता है। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक मनुष्य के मस्तिष्क में हमेशा ही गतिशील बनी रहती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो चिंतन होता है ये उद्देश्य परक होता है। उद्देश्य परक से मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से सोच रहे होते हैं। प्रत्यक्षीकरण पर आधारित कि आपने कोई चीज़ देखी है उस पर भी आप विचार करते हैं माइंड में, या समस्या समाधान पर आधारित हो सकती है कि कोई भी समस्या है उसका समाधान आपको करना है तो किस तरीके से करना है इस पर भी आप विचार करेंगे या चिंतन करेंगे। एंड संज्ञानात्मक, तो ये संज्ञान से रिलेटेड भी चिंतन होता है। तो ये सारी चिंतन की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद चिंतन के अंग की यदि हम बात करें तो ये भी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि चिंतन हम कब करते हैं, जब आपने कोई ना कोई चीज़ देखी होती है कहीं ना कहीं, तो प्रत्यक्षीकरण भी चिंतन का अंग है। एंड वस्तु, तो किसी वस्तु के आधार पर आप चिंतन करेंगे या चिन्ह के आधार पर या फिर किसी विचार पर भी आप चिंतन करेंगे। एंड भाषा के माध्यम से आप चिंतन करते हैं। और आगे बात करें चिंतन के प्रकार तो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अभिसारी चिंतन की, तो अभिसारी चिंतन से मतलब होता है कि इसमें जब कोई भी समस्या होती है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल हो सकता है। तो ऐसी जो समस्या होती है उसे क्लोज्ड एंडेड भी कहते हैं। यहाँ पर एंडेड होगा। तो जैसे कि कोई समस्या आपके सामने या कोई क्वेश्चन आपके सामने आया कि आपसे मान लो पूछा गया भारत की राजधानी क्या है, तो इसका सिर्फ एक ही हल है और जो समस्या है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित है। तो यहाँ पर इसका एक ही हल हो सकता है, एक ही आंसर हो सकता है। यहाँ पर इसके कई सारे आंसर नहीं हो सकते, या फिर आप ऐसी कंडीशन पे बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो चिंतन होगा वो अभिसारी चिंतन कहलाएगा, जहाँ पर समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित हो और उसका सिर्फ एक ही हल हो। यहाँ पर ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा आपको। यदि पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। उसके बाद अपसारी चिंतन की यदि बात करें तो इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं और इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। और इसमें क्रिएटिविटी भी शामिल रहती है, यानी कि जब कोई समस्या है तो उसके एक से अधिक हल हो सकते हैं। यहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किन्हीं भी 5 राज्यों के नाम बताइए, तो यदि 2 बच्चों से पूछा गया है तो दोनों का आंसर अलग अलग हो सकता है। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देंगे थोड़ा सा सोच करके, और कि हम मतलब मैं कौन कौन से राज्य बता दूं, और दूसरा वाला सोचेगा मैं कौन कौन से 5 राज्य बता दूं। और जबकि जो अभिसारी चिंतन, यानी कि अभी हमने पूछा था कि यदि बच्चों से पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा और वे ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसका आंसर क्या बताऊँ या फिर मैं इसका आंसर क्या बताऊँ। तो इस तरीके से जब समस्या का एक ही हल है तो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं, यानी कि कई तरीक़ों से समस्याओं का समाधान जब निकाला जाए या कई तरीक़ों से समस्या का समाधान निकालना संभव हो, वहाँ पर अपसारी चिंतन होता है, और जहाँ पर एक ही तरीके से निकले वहाँ पर अभिसारी चिंतन होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में।